हेलो बच्चों, तो आज हम बात करते हैं डी ब्लॉक की फर्स्ट डीबीपी। तो चलिए एक एक क्वेश्चन को देखना स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। तो क्वेश्चन है कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है। तो चलिए देखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है LaOH होल थ्राइस lanthanum hydroxide is less basic than LuOH होल थ्राइस। यानी कि यहाँ पर दोनों के बेसिक नेचर की बात कर रहे हैं। अब जैसे कि हमें पता है कि La लेंथेनाइट से स्टार्ट करते हैं और Lu तक ये जाता है। अब La से Lu तक जाता है तो साइज की वैल्यू जो होती है वो डिक्रीज करती है, और ये डिक्रीज क्यों करती है? ड्यू टू लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, तो लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन के कारण से जो साइज होता है वो लगातार डिक्रीज करता है। अब साइज अगर डिक्रीज करता है तो इसका मतलब सीधा सा है कि वहां पर कोवेलेंट नेचर जो होगा वो हमारा इंक्रीज करेगा, और कोवेलेंट नेचर इंक्रीज करने का मतलब सीधा सा होता है कि जो बेसिक नेचर होगा वो हमारा डिक्रीज करेगा। यानी कि लेफ्ट टू राइट अगर हम चलते हैं तो जो बेसिक नेचर होता है वो हमारा डिक्रीज करता है। जबकि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि बेसिक नेचर यहाँ पर लिखा है, तो ये लेस बेसिक है और ये मोर बेसिक है। जबकि एक्चुअल में अगर बेसिक नेचर की बात करें तो LaOH होल थ्राइस इज मोर बेसिक देन LuOH होल थ्राइस। यानी फर्स्ट ऑप्शन जो है ये हमारा इनकरेक्ट ही है, यानी फर्स्ट ऑप्शन ही इनकरेक्ट है। चलिए और भी चेक कर लेते हैं। इन लेंथेनाइट सीरीज आयनिक रेडियस ऑफ Ln3 प्लस आयन डिक्रीज। लेंथेनाइट प्लस 3 आयन यानी कि डिक्रीज करता है, बिल्कुल डिक्रीज करता है। हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो हमारा जो साइज होता है वो लगातार डिक्रीज करता है, और क्यों करता है? ड्यू टू लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन के कारण से ऐसा होता है। La is actually an element of transition series rather than lanthanide। बिल्कुल सही है। La कहाँ होता है? La जो है ये बेसिकली ट्रांजिशन एलिमेंट है, यानी कि डी ब्लॉक का एलिमेंट होता है, और एटॉमिक नंबर इसका कितना होता है? 57 होता है। इसके बाद फिर Ce स्टार्ट होता है 58 एटॉमिक नंबर से। वो कहाँ तक जाता है? वो Lu तक जाता है। ठीक है, तो ये भी करेक्ट है हमारा, यानी ये भी करेक्ट है। और एटॉमिक साइज ऑफ Zr एंड HF आर सेम बिकॉज ऑफ लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। बिल्कुल सही है। Zr और HF की जब हम लोग बात करते हैं, Zr और HF की बात करते हैं, तो दोनों का जो साइज होता है वो क्या होता है? दोनों का एक दूसरे के इक्वल हो जाता है। हालांकि दोनों जो है वो अलग अलग पीरियड के एलिमेंट होते हैं, लेकिन उसके बाद में भी ये दोनों का साइज इक्वल होता है, और ये क्यों होता है? ड्यू टू लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। तो ये ऑप्शन भी हमारा करेक्ट है। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट नहीं है। द ट्रांजिशन मेटल आर मोस्टली, देखिए ट्रांजिशन मेटल में बेसिकली क्या होता है? डी ऑर्बिटल होता है। ठीक है, डी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, और वो जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं वो इलेक्ट्रॉन 0 से 14 तक प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है? अब 0 तो नहीं कह सकता मैं, इसको 1 ही कहूँ, ज्यादा बेटर होगा। यानी कि 1 to 14 तक जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। अब अगर अगर मान लेते हैं उस पर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, यानी जो भी एलिमेंट है, यानी कि बिफोर देन, सॉरी 14 गलत बोल दिया मैंने, 10 बोलना चाहिए था मुझे। 10, 1 to 10 तक प्रेजेंट होते हैं। अगर 10 नहीं है, अगर 10 नहीं है तो उससे पहले जितने भी वहां पर एलिमेंट प्रेजेंट होंगे वो सभी के सभी वहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट करेंगे। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वहां पर रिप्रेजेंट करेंगे, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जब रिप्रेजेंट करते हैं तो इसका मतलब उनके अंदर जो नेचर होता है वो पैरामैग्नेटिक नेचर होता है। ठीक है, D10 फॉर्म ले लो। जैसे D10 में बात करते हैं जिंक, कैडमियम, मरकरी की बात करते हैं। ये बेसिकली हम लोग इनको ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते भी नहीं है, बट क्योंकि इनकी प्रॉपर्टी होती है ट्रांजिशन एलिमेंट की। या ट्रांजिशन एलिमेंट होते क्या है? जिसमें डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, तो और इनकम्प्लीट फॉर्म में होता है। बट D10 फॉर्म जो होता है जिंक, कैडमियम, मरकरी, वैसे ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, लेकिन इनकी प्रॉपर्टी ट्रांजिशन एलिमेंट से मैच करती है, इसलिए इनको वहां पर रखा जाता है। तो ये जो है ये हमारे कैसे होते हैं? डाई मैग्नेटिक होते हैं। तो क्वेश्चन हमारा ये है कि ट्रांजिशन एलिमेंट आर मोस्टली, हम कहेंगे दैट इज द पैरामैग्नेटिक, यानी सेकंड ऑप्शन करेक्ट है।
जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लेंथेनाइट। लेंथेनाइट की बात करते हैं तो लेंथेनाइट बेसिकली क्या होते हैं? लेंथेनाइट एलिमेंट वो एलिमेंट होते हैं जिनमें हम ये बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ इंटर कर रहा है? एफ ऑर्बिटल में इंटर कर रहा है। यानी कि व्हेन द लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर इन द एफ ऑर्बिटल दैट इज कॉल्ड द लेंथेनाइट। क्लियर? उनको हम लोग लेंथेनाइट बोलते हैं। अब लेंथेनाइट हमारे पास में है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा होगा? क्योंकि देखो सीधी सी बात है, बाहर क्या हो जाएगा? n-1 d होगा। इसके अंदर जाओगे तो यहाँ क्या होगा? n-2 f होगा। f होगा तो f कहाँ से होगा? 1 to 14। d से जा रहा है तो d क्या होगा? 0 to 1 होगा। यानी यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो होगा, पहले इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा और यहाँ अगर इलेक्ट्रॉन रह गया तो ये ट्रांजिशन कहलाएगा, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन अंदर कर गया तो फिर ये लेंथेनाइट हो जाएगा। क्लियर है? लेंथेनाइट कंडीशन में जाएगा। देन फिर यहाँ पर एस और पी होगा। तो ये जो फॉर्म जहाँ प्रेजेंट होगा वो लेंथेनाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसको अगर देखा जाए तो ये मुझे दिख रहा है, ये मुझे दिख रहा है n-1 10 to 14 नहीं होना चाहिए, 1 to 14 होना चाहिए। तो 1 to 14 देखो ये दिख रहा है, इसका मतलब पहला जो ऑप्शन है वही ठीक है। n-2 f1 to 14 n-1 s2p6d, ये d आगे लिखना चाहिए। हालांकि वो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, उसमें कोई गलत नहीं है, लेकिन अगर इस फॉर्म में लिखा हो तो ज्यादा बेटर होता। तो ये कंडीशन यहाँ पर प्रेजेंट हो रही है। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर इन द f ऑर्बिटल दैट इज कॉल्ड टू लेंथेनाइट, या इसको हम बोलते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियाई ऑफ Y3 प्लस La3 प्लस EU3 प्लस एंड Lu3 प्लस। देखिएगा रेडियाई की बात है तो सबसे पहले हमें तो ये पता होना चाहिए कि एलिमेंट कहाँ कहाँ प्रेजेंट है। देखो एलिमेंट की जो प्रेजेंस होती है, अगर हम एक तरह से देखें Sc यहाँ पर, फिर Y होता है, फिर यहाँ पर La होता है। ठीक है, ये चीज होती है। और La के बाद फिर स्टार्ट करते हैं Ce। Ce से कहाँ तक जाता है? ये Lu तक जाता है। क्लियर है? ऐसा कुछ होता है। और उसमें ही क्या आ जाता है? उसमें ही यहाँ पर हमारे पास में क्या आ जाता है? EU आ जाता है। क्लियर है? ये कंडीशन आ गई। तो Ce, EU, Lu, La, Sc। तो ऊपर से नीचे की ओर जब हम चलते हैं तो साइज की वैल्यूज हमारी इंक्रीज होती है, और लेफ्ट टू राइट हम जब चलते हैं तो साइज की वैल्यूज हमारी डिक्रीज होती है। अब पॉइंट होता है कि सबसे बड़ा साइज किसका होगा? देखिए LA से साइज जो होगा, ये साइज ऊपर से नीचे इंक्रीज कर रहा है और यहाँ से यहाँ डिक्रीज कर रहा है। यानी कि सबसे ज्यादा, सॉरी एल, यहाँ पर हम बात करेंगे इसकी, एक मिनट, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ओके एल ए। ठीक है, तो सबसे ज्यादा यहाँ पर एल ए की बात करें तो La3+ आ जाएगा। ठीक है, सबसे ज्यादा आ गया। फिर La देखो यहाँ से यहाँ डिक्रीज कर रहा है तो फिर यहाँ कौन सा आएगा? EU आ जाएगा। फिर आ जाएगा EU3+ आ जाएगा। EU के बाद फिर कौन सा आएगा? Lu आ जाएगा, Lu3। और Lu3+ के बाद देखो Y ऊपर है। कहाँ पर है? Y ऊपर। ये साइज तो बड़ा होगा ना, इससे डिक्रीज कर रहा है। क्लियर है? ये डिक्रीज कर रहा है तो इससे डिक्रीज करके ये कहाँ जाएगा? फिर यहाँ से स्टार्ट होगा तो उससे छोटा ही होगा, यानी कि इससे छोटा यही होगा, यानी ये बड़ा होगा और ये छोटा होगा। तो देन यहाँ पर आ जाएगा Y3+। तो ये ऑर्डर हमें मिलना चाहिए, यही हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। और इसको अगर हम देखें तो ये ऑर्डर मुझे, ये ऑर्डर मिल रहा है फर्स्ट ऑप्शन में ही हमको ये ऑर्डर मिल रहा है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन जो है ये हमारा करेक्ट है। The basic character of transition metal monoxide follow the order। देखिएगा ट्रांजिशन मेटल यहाँ पर है, बेसिक करेक्टर हमें दिखाना है ऑक्साइड का। अब बेसिक करेक्टर जो ऑक्साइड का है, यानी कि कोई भी जितना अच्छा मेटल होगा, ठीक है, जितना अच्छा मेटल होगा उसका जो ऑक्साइड होता है वो कैसा होता है? बेसिक होता है। क्लियर है? ये कंडीशन होती है। अब इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इसको अब ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, जैसे कि हम जानते हैं कि साइज ऑफ द मेटल, जितना साइज ऑफ द मेटल इंक्रीज करेगा, तो साइज ऑफ द मेटल इंक्रीज करेगा, इसका मतलब है उसका बेसिक जो नेचर होगा ऑक्साइड का वो हमारा इंक्रीज करेगा। जितना साइज ज्यादा होगा उतना ही बेसिक नेचर मेटल का हमारा ज्यादा होगा। ठीक है, अब यहाँ पर साइज की बात करते हैं तो यहाँ पर कहाँ पर आता है? पहले आता है Ti आता है, पहले क्या आता है? Sc आता है, फिर Ti आता है, फिर V आता है, फिर Cr आता है, फिर Mn आता है, फिर Fe आता है, फिर Co आता है। ठीक है, इस तरह से आते रहते हैं। और हम जब साइज की बात करते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट की बात कर रहे हैं, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट की बात कर रहे हैं, तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में जो साइज होता है वो लगातार हमारा डिक्रीज करता है। ठीक है, ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर साइज जो होता है वो डिक्रीज करता है। अब साइज डिक्रीज कर रहा है तो इसका मतलब क्या होगा
कि यहाँ पर अगर हम बात करें तो साइज डिक्रीज कर रहा है, तो इसका मतलब जो बेसिक नेचर होगा वो भी हमारा डिक्रीज करेगा। अब बेसिक नेचर डिक्रीज करेगा तो यहाँ पर सबसे ज्यादा कौन सा, पहले टी आई आ रहा तो टी आई ओ सबसे ज्यादा आएगा, फिर कौन सा आएगा वी ओ आ जाएगा, फिर कौन सा आएगा सी आर ओ आ जाएगा, और फिर कौन सा आएगा एफ यू आ जाएगा। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा, यानी फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। लेंथेनाइड्स आर, लेंथेनाइड्स कौन से होते हैं? देखिए लेंथेनाइड बेसिकली इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, जैसा कि हम लोग जानते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं, दैट इज द लेंथेनाइड। दो टाइप के, लेंथेनाइड और एक्टिनाइड, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट भी बोलते हैं। अब एफ ब्लॉक एलिमेंट की बारे में बात करते हैं तो एफ ब्लॉक एलिमेंट होता कहाँ से है? देखिए अगर हम लेंथेनाइड की बात करते हैं तो लेंथेनाइड लेंथेनम से स्टार्ट करते हैं। लेंथेनम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 57। फिर यहाँ से स्टार्ट होता है सीई से, और सीई से कहाँ तक जाता है, ये एलयू तक जाता है। ठीक है, यहाँ पर एटॉमिक नंबर 58 होता है, और ये कितने होते हैं, 14 एलिमेंट इनके इसमें होते हैं। ठीक है, फिर देन यहाँ पर ये एलयू का फॉर्मेशन होता है। एलयू का एटॉमिक नंबर कितना होता है 71। ये चीजें यहाँ पर होती है। और यहाँ पर अगर बात करें तो कौन से ऑर्बिटल यहाँ यूज होते हैं, 4f ऑर्बिटल यूज होता है, ये होता है पूरा लेंथेनाइड का। और अगर हम 5f की बात करते हैं, 5f में तो 4f में होते हैं लेंथेनाइड, ये भी आपको जानना जरूरी है। तो ये होते हैं लेंथेनाइड, और ये जो होता है ये होता है हमारा एक्टिनाइड्स। ठीक है, तो अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 14 एलिमेंट इन द सिक्स्थ पीरियड, सिक्स्थ पीरियड नहीं है, ये गलत, सॉरी सिक्स पीरियड तो है लेकिन ये चीज नहीं है। 90 टू 103 नहीं है, नहीं है 90 टू 103, 58 टू 71, देखो ये दिख रहा है 14 एलिमेंट सिक्स पीरियड, सिक्स पीरियड ठीक है, 58 टू 71 देन आर फिट इन 4f और सबसेल, ये तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट था, 4f सबसेल होगा। तो 3 यानी थर्ड ऑप्शन जो होगा ये हमारा करेक्ट होगा। बाकी में 14 सेवंथ पीरियड नहीं है, सिक्स पीरियड है ये। ठीक है, सिक्स पीरियड यहाँ पर ये एलिमेंट्स होते हैं। Correct of decreasing second ionization enthalpy of Ti, V, Cr and Mn, ये हमारे पास में है सेकेंड आयोनाइजेशन इंथैल्पी। देखिए सेकेंड आयोनाइजेशन इंथैल्पी, आयोनाइजेशन इंथैल्पी क्या होती है? आयोनाइजेशन इंथैल्पी बेसिकली किसी भी एटम के आउटर ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी भी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो इसकी आयोनाइजेशन इंथैल्पी होती है। पहली बात तो ये है। अब सेकेंड आयोनाइजेशन इंथैल्पी की बात करें, यानी कि सेकेंड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हमको निकालना है, यानी कौन सा इलेक्ट्रॉन निकालना है, फॉर सेकेंड इलेक्ट्रॉन। तो सेकेंड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी वो आयोनाइजेशन एनर्जी होगी। अब सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी को सबको बढ़िया समझने का तरीका ये है कि आप जब सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकालने जा रहे हैं तो उस समय की क्या सिचुएशन है उसको पहले आप प्रिडिक्ट करें। जैसे कि अगर मैं मान लेता हूँ हमारे पास में टी आई है, हमारे पास में वी है, हमारे पास में सी आर है, या हमारे पास में एम एन है, तो हम एक काम करते हैं, सबसे पहले एक इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं। एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो +1 आ जाएगा। ठीक है, +1 आ जाएगा, यानी कि +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है उसको देख लेते हैं। ये देखिए इसका D2 हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा, Ti का हमारा कितना हो जाएगा D2, वेनेडियम का हमारे पास में कितना हो जाएगा D3, Cr का कितना हो जाएगा D5, और Mn का कितना होगा D5S1। ये कंडीशन होगी। अब यहाँ पर देखिए स्टेबिलिटी, आपको शायद अच्छी तरीके से पता होगा कि अगर किसी का P3 फॉर्म होता है या हमारा D5 होता है, ठीक है, ये जो होते हैं हाफ फील्ड होते हैं, हाफ फील्ड होते हैं, और हाफ फील्ड होते हैं तो इसका मतलब ये जो होते हैं बेसिकली किसको डिफाइन करते हैं, स्टेबिलिटी को डिफाइन करते हैं। और स्टेबिलिटी को डिफाइन करने के कारण से इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी जो होती है वो हाई होती है। ये हमारा एक बेसिक कॉन्सेप्ट होता है। अब यहाँ D2, D3, D5, D6, अब इधर से इधर की ओर एक और भी समझने की बात है कि साइज की वैल्यू जो हो रही है वो डिक्रीज कर रही है। ओके, तो साइज की वैल्यू जो है वो हमारी डिक्रीज कर रही है, और साइज की वैल्यू डिक्रीज कर रही है तो आयोनाइजेशन एनर्जी जो हो रही है वो इंक्रीज कर रही है। तो यहाँ पर आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करें तो पहले तो अगर देखा जाए तो Mn अकॉर्डिंग टू साइज, Mn, फिर हो गया क्रोमियम, फिर हो गया वेनेडियम, और फिर हो गया Ti। बट यहाँ पर स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग बात करेंगे, अकॉर्डिंग स्टेबिलिटी, अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग स्टेबिलिटी। अब स्टेबिलिटी की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये D5 फॉर्म है, दैट इज द हाफ फील्ड स्टेबल, ये कंडीशन यहाँ पर शो कर रहा है स्टेबल। D5S1 है, यहाँ पर S1 है, यहाँ D5 है, तो ये ज्यादा स्टेबिलिटी शो कर रहा है। तो इस कंडीशन में क्रोमियम पहले आ जाएगा, यानी इसकी स्टेबिलिटी
ज्यादा है तो आयोनाइजेशन एनर्जी इसकी ज्यादा होगी। तो क्रोमियम पहले आएगा, फिर कौन सा आएगा, फिर Mn आएगा, फिर V आएगा और फिर Ti आएगा। तो ये है ऑप्शन हमारा करेक्ट। इसका मतलब इस ऑप्शन के थ्रू अगर देखें तो कौन सा आंसर हमें यहाँ पर मिल रहा है उसको हम देख लेते हैं। तो CrMnVTi, CrMnVTi यानी कि हमें यहाँ पर पहला ऑप्शन यानी फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट दिख रहा है। 4 successive members of the first row transition element are listed below with their atomic number. Which one of them is expected to have the highest third ionization enthalpy? देखिए हाईएस्ट थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब है फॉर थर्ड इलेक्ट्रॉन, यानी कि तीसरे इलेक्ट्रॉन को, थर्ड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने आप जाओगे तो उस जगह पर आपकी क्या कंडीशन होगी, कौन सी वहां पर थर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, ऐसा कुछ है। आयनाइजेशन एनर्जी तो आप जानते ही, आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब होता है कि किसी भी एटम से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायर्ड होती है दैट इज द आयनाइजेशन एनर्जी, ये जैसा कि हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, अब थर्ड की बात है तो हम सोचते हैं किसके लिए हैं, 2 के लिए सोचते हैं, यानी कि M+2 फॉर्म हम चेक कर लेते हैं, उससे हमारी कहानी समझ में आ जाएगी। जैसे कि यहाँ पर हम बात करते हैं वेनेडियम 2+ ले लेते हैं, मैग्नीज Mn2+ ले लेते हैं, क्रोमियम 2+ ले लेते हैं, Fe2+ ले लेते हैं, सबका 2+ अपन ने ले लिया। देन अब जब वेनेडियम की बात करते हैं, वेनेडियम 2+ की बात करते हैं तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन D2 आएगा। ठीक है, Mn की बात करते हैं तो इसका कौन सा आ जाएगा, D5 आ जाएगा, इसका कौन सा आ जाएगा, D4 आ जाएगा और Fe का कौन सा आ जाएगा, D6 आ जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया। ओके, अब इसमें देखो स्टेबिलिटी वाली कंडीशन आ रही है, D5 कैसा है, यहाँ पर देखो D5 सब में स्टेबल कौन सा होगा उसको देखो, तो D5 कैसा है, यहाँ पर कैसा है, हाफ फील्ड है, और हाफ फील्ड अगर होता है तो ये कैसा होता है, स्टेबल होता है, और अगर कोई स्टेबल होता है तो उसकी आयनाइजेशन एनर्जी कैसी होती है, मैक्सिमम हो जाती है। इसका मतलब D5 फॉर्म जो होगा ये ज्यादा थर्ड आयोडाइजेशन एनर्जी को रिप्रेजेंट करेगा, यानी सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट है। Aqueous solution containing which one of the following ions will be colorless? देखिए colorless को डिफाइन कर रहे हैं, colorless का मतलब ये होता है no unpaired electron present, अगर वहां पर कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है तो वो कलरलेस है, और अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर प्रेजेंट है तो फिर वो किसको शो करेगा, कलर को शो करेगा, ये कंडीशन होती है। ठीक है, अब यहाँ पर चेक करना स्टार्ट करते हैं। तो D5 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन D6 होता है, Mn का कौन सा होगा, D5 होगा, Ti का कौन सा होगा, FCTI, Ti का होगा D1। ठीक है, और Sc का कौन सा होगा, D0। अब आप देखो यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, बट D0 में बात करें नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो इसका मतलब ये कैसा होगा, कलरलेस। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। Which the following pair are both the ions colored in aqueous? Colored की बात चल रही है, colored, colored की कंडीशन कहाँ होती है, colored की कंडीशन होती है जब इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, यानी कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो तो उस कंडीशन पर वो कलर का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो अब चेक करना स्टार्ट कर, अच्छा यहाँ पर जो पेयर की बात चल रही, बोथ की यानी कि दोनों के साथ, मतलब दोनों में देखना है कि किसमें कलर है और किसमें कलर नहीं है, ये दोनों की कंडीशन को देखना है, एक में होने से कोई मतलब नहीं है। तो चलिए चेक करना स्टार्ट करते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम बात करते हैं Sc की बात करते हैं, स्कैंडियम की बात करते हैं, तो ये D0 फॉर्म है और ये D7 फॉर्म है, तो इसमें तो नहीं है लेकिन इसमें है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ पर Ni+2 यानी कि D8 ले रहे हैं और D10 ले रहे हैं, D10 फुलफिल है तो इसमें तो नहीं होगा। ठीक है, इसमें नहीं होगा लेकिन इसमें होगा। क्लियर है, समझ में आ रही बात, मैं चेक कर दे रहा हूँ इसको। Nickel+2 ले रहे हैं, Nickel+2 जो होगा यहाँ पर ये D8 है और ये कैसा है, D1 है, दोनों में कलर है, देखो दोनों में कलर है। स्कैंडियम यहाँ D0 है और यहाँ पर कौन सा होगा, D1 होगा, तो इसमें नहीं होगा इसमें होगा। तो अब यहाँ पर क्या पूछा, दोनों में है, तो इसका मतलब यही ऑप्शन हमारा करेक्ट है, यानी थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अमॉन्ग द फॉलोइंग।
शील्डिंग पावर ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन इज क्वाइट वीक। देखिएगा बिल्कुल करेक्ट है, हमें क्या चाहिए, इनकरेक्ट चाहिए। अब 4f क्यों, 4f कितना होगा, बहुत नियरेस्ट होगा, यानी कि नियर टू न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के जितने नियर होगा इसका मतलब है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो होगा वो ग्रेटर होगा, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अगर ज्यादा होगा तो स्क्रीनिंग इफेक्ट जो होगा वो लेसर हो जाएगा। क्लियर है, तो ये जो पहला वाला पॉइंट है ये हमारा करेक्ट है। ठीक है, आगे देखना स्टार्ट करते हैं। देयर इज डिक्रीज द रेडियस ऑफ एटम और आयन इन वन प्रोसेस फ्रॉम La टू Lu, बिल्कुल है। ड्यू टू लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, बिल्कुल सही है, ऐसा होता है। लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन द अक्यूमुलेशन ऑफ सक्सेसिव श्रिंकनेस श्रिंकेज, बिल्कुल ठीक है, लगातार उसमें क्या होता है, डिक्रीज करता चला जाता है और प्रॉपर तरीके से होता है, तो यानी कि ये भी ठीक है। As the result of lengthened contact, the properties of 4D series of transition element have no similarities with the 5D series of the element। ये बेटा wrong है, no यहाँ पर ये statement wrong है, because देखिए due to lengthened contraction, बहुत important point बता रहा हूँ, due to lengthened contraction size will be decreases, size decreases और similar, और सब साइज सिमिलर हो जाता है तो देन जब सिमिलर कंडीशन हो जाती है उस जगह पे तो वहां पर फिजिकल, इस बात को ध्यान रखिएगा, फिजिकल एंड केमिकल, केमिकल दोनों प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो प्रॉपर्टीज सेम हो जाती है। ठीक है, वो प्रॉपर्टीज कैसी हो जाती हैं, वो सेम हो जाती हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। यहाँ कह रहा है नो, यानी ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रॉपर्टी सेम होती है, तो फोर्थ जो है वो हमारा इनकरेक्ट है। Which the following n has the electronic configuration of argon, ये तो इनर्ट एलिमेंट, एंड 3d6, यानी कि 3d6 फॉर्म किसका आ रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, तो चलो निकिल की बात करते हैं। निकिल जनरली कितना होता है, जनरली होता है 3d8 4s2। अब यहाँ पर निकिल अपन ने +3 ले लिया, तो +3 ले 10, 10 में से 2 चला गया तो यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ होगा 3d7। mn की बात करते हैं, mn नॉर्मली कौन सा होता है, नॉर्मली होता है 3d5 4s2। अब यहाँ पर mn 3 प्लस ले लो, तो 3 प्लस ले लो, 5 + 2 7, 7 में से आपने कितने रिमूव कर दिए, 3 कर दिए तो 4 बचा, तो d4। ठीक है, ये भी नहीं है। आयरन की बात करते हैं, आयरन कितना होता है 3d6 4s2। ठीक है, तो यहाँ पर आयरन 3 प्लस ले रहे हो आप, तो 3 प्लस ले रहे हो तो 3d, यहाँ कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, और कोबाल्ट की बात करते हैं, कोबाल्ट कितना होता है यहाँ पर, कोबाल्ट होता है 3d7 4s2। ठीक है, अब कोबाल्ट +3 लोगे यहाँ पर तो ये हो जाएगा 3d6, तो ये ऑप्शन सही है, यानी कि कोबाल्ट को डिफाइन करना है। Which of the following pair has the same size? सेम साइज किसका होता है, देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जर्कोनियम एंड हाफनियम, ये दो एलिमेंट की जब बात करते हैं, ये 4D सीरीज एलिमेंट होता है, ये 5D सीरीज एलिमेंट होता है, लेकिन दोनों का साइज इक्वल होता है, लगभग इक्वल होता है, साइज जो होता है वो सेम होता है, और इसका रीजन होता है ड्यू टू लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, तो ड्यू टू लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, तो ZR एंड HF ये दोनों को आप ले लें, यही हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा। For the four such element transition Cr Mn FeCO, the stability of +2 oxidation state will be there in the which of the following order? स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं हम लोग, बात कर रहे हैं +2 स्टेबिलिटी। चलो कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग समझने की कोशिश करते हैं। देखिए किसी भी एलिमेंट की अगर स्टेबिलिटी +2 स्टेबल है, अगर मान लेते हैं +2 स्टेबल है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब है कि m+2 से m का जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है वो नेगेटिव है। नेगेटिव होने का मतलब होता है नॉन स्पॉन्टेनियस, तभी तो नेगेटिव, यानी कि नॉन स्पॉन्टेनियस है तो ये नेगेटिव, और जितना ज्यादा नेगेटिव स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होगा इसका मतलब उसका m+2 की स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। ये बेसिकली कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पर प्रैक्टिकल वे में समझाने की कोशिश करता हूँ, प्रैक्टिकल वे में देखते हैं इसको। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि m+2 से m की बात कर रहा हूँ, तो क्रोमियम की बात कर रहा हूँ, तो क्रोमियम का जो SRP होता है वो होता है -0.90। ठीक है,
Mn की बात करता हूँ, Mn की होती है -1.18, Fe की बात करता हूँ, Fe की होती है -0.44 और CO की बात करता हूँ तो ये होता है -0.28। ये तो हो गया हमारा यहाँ पे। अब अकॉर्डिंग टू SRP, इसके अकॉर्डिंग अगर बात करते हैं, अकॉर्डिंग दिस, अगर हम अकॉर्डिंग दिस स्टेबिलिटी ऑर्डर की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा उसको देख लेते हैं। तो जितना निगेटिव उसकी स्टेबिलिटी ऑर्डर उतना ज्यादा। तो निगेटिव सबसे ज्यादा कौन सा हो गया, Mn+2। फिर कौन सा हो जाएगा, Mn के बाद में Cr+2। फिर कौन सा हो जाएगा, Fe+2, ठीक है। और फिर कौन सा हो जाएगा, CO+2। ये तो बात समझ में आ गई, ये अकॉर्डिंग टू दिस स्टेबिलिटी ऑर्डर है। बट एक्चुअल ऑर्डर क्या होता है ये भी समझ लो। एक्चुअल ऑर्डर, एक्सपेरिमेंटल ऑर्डर, एक्सपेरिमेंटल ऑर्डर में क्या होता है, जो क्रोमियम होता है वो पहले जाता है, ठीक है। क्रोमियम और आयरन के बीच में यहाँ पर चेंज आता है, यानी कि यहाँ पर जो आता है Mn+2, देन फिर होता है Fe2+, फिर होता है Cr2+, और फिर होता है CO2+। ये दो चेंज आते हैं। अब पॉइंट आता है ये चेंज यहाँ पर कैसे आया, ये वाला पॉइंट यहाँ पर आ जाता है, ठीक है। यानी कि ये आयरन यहाँ आ जाता है और ये यहाँ आ जाता है, ये है एक्चुअल। इसके पीछे का रीजन है कि क्रोमियम के अंदर एक और खासियत होती है। क्रोमियम+2 क्या करता है, क्रोमियम+3 में अपने आप को कन्वर्ट कर लेता है, और इसका जो E0 की वैल्यू जो होती है, यानी कि ये बेसिकली कन्वर्ट करता है दिस में, और यहाँ पर जो E0 की वैल्यू जाती है वो पॉजिटिव आती है। तो ये जो होता है ये लेस स्टेबल होता है, और इसका जो +3 फॉर्म होता है ये हमारा मोर स्टेबल होता है, ये प्रैक्टिकली है। तो ऑर्डर बेसिकली ये हमारा करेक्ट होता है। तो MnFeCrCO, MnFeCrCO, यानी कि यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन जो है ये हमारा करेक्ट है। The d electron configuration of chromium, Mn, Fe and CO are d4, d5, d6, d7 respectively. Which one of the following will exhibit minimum paramagnetic behavior? देखिए मिनिमम पैरामैग्नेटिक बिहेवियर किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जितने ज्यादा होंगे उतना ही ज्यादा पैरामैग्नेटिक नेचर होगा, ये तो मतलब हुआ। तो जितने ज्यादा आपके पास में अनपेयर इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ही ज्यादा पैरामैग्नेटिक नेचर होगा। तो चेक करना स्टार्ट करते हैं। तो चेक करने में यहाँ पर सबसे पहले क्या आता है, Mn2+ ले लेते हैं। Mn2+ ले लो तो Mn के लिए कितना दे रखा है, D5। तो D5 दे रखा है, तो D5 में कंडीशन क्या है, यही तो कंडीशन है, 1 2 3 4 5, यानी n की वैल्यूज 5, ठीक है। ये तो हमारा सबसे ज्यादा हो जाएगा पैरामैग्नेटिक बिहेवियर, ठीक है, मिनिमम चाहिए अपने को। फिर उसके बाद में सेकेंड कौन आ रहा है, Fe2+। Fe2+ कितना हो गया, D6, D6 वाले को ले लो, ठीक है, ये कंडीशन है, 1 2 3 4 5 6, यानी n की वैल्यूज यहाँ पर भी कितनी आ रही है, 4 आ रही है। फिर उसके बाद कौन सा आ रहा है, फिर उसके बाद आ रहा है CO, CO2+। CO2+ में अगर बात करें तो CO का कितना आ रहा है, D7 आ रहा है, तो D7 ले लेते हैं, ठीक है, D7 अपन ले लेते हैं। तो D7 फॉर्म ले लेते हैं, यहाँ कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 7, यानी n की वैल्यूज 3 आ रही। और कोई बचा, हाँ क्रोमियम बचा, क्रोमियम 2+, क्रोमियम 2+, यानी कि इसके लिए आ जाएगा अपना D4। तो D4 आ जाएगा तो यहाँ पर 4 अनपेयर्ड हो जाएंगे। तो 4 1 2 3 एंड 4, तो n इक्वल टू यहाँ कितना हो गया, 4। तो सबसे मिनिमम यहाँ हुआ कि नहीं हुआ, ये हो गया आपका मिनिमम, सबसे मिनिमम यहाँ है और सबसे मैक्सिमम यहाँ है। तो हमें पूछा क्या गया है, मिनिमम पूछा गया है, मिनिमम पैरामैग्नेटिक। तो मिनिमम पैरामैग्नेटिक की बात करते हैं तो कोबाल्ट में, यानी थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट है। तो बच्चों ये रही आज की डीपीपी, चलिए फिर मुलाकात होती है नेक्स्ट डीपीपी के साथ।